तो आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब भारत की धरती पर पहली बार विदेशी हमलावरों ने कदम रखे। तो चलिए इन ऐतिहासिक नोट्स के जरिए समझते हैं कि मध्यकालीन भारत में ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। हाँ, तो हमारा सफर शुरू हो रहा है 712 ईस्वी से और हम जाएंगे 1206 ईस्वी तक। इन नोट्स में इस दौर को मुस्लिम आक्रमण का दौर कहा गया है और सच कहूँ तो यही वो समय था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो इस पूरी कहानी में ना हमें 4 बड़े नाम याद रखने हैं जो एक के बाद एक आए। सबसे पहले महमूद बिन कासिम, फिर सुबुक्तगीन, उसके बाद महमूद गजनवी और आखिर में मोहम्मद गोरी। आइए एक एक करके इन सब की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? कहानी शुरू होती है अरब से। देखिए, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत पर शुरुआती हमले तुर्कों या अफगानों ने नहीं किए बल्कि अरबों ने किए थे। साल था 712 ईस्वी। एक अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर भारत के पश्चिमी तट पर आ पहुंचता है और उसका पहला निशाना बनता है सिंध और मुल्तान का वो अमीर इलाका। तो अब देखिए, एक तरफ था हमलावर मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ थे सिंध के शासक राजा दाहिर। 712 ईस्वी में जो लड़ाई हुई उसका नतीजा सिर्फ जीत या हार नहीं था, बल्कि इसने एक नई चीज को जन्म दिया। यहीं से पहली बार जजिया नाम का एक टैक्स लगाया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जजिया आखिर था क्या? सीधा शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सुरक्षा कर था। ये उन लोगों से लिया जाता था जो मुस्लिम शासन के अंदर तो रहते थे लेकिन इस्लाम को नहीं मानते थे। और ये टैक्स आने वाले कई सालों तक भारतीय सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना रहा। अरबों के बाद अब कहानी में आता है एक नया मोड़। सीन में एंट्री होती है एक नई ताकत की, तुर्क। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव से क्या हुआ। और ये नई ताकत थी तुर्क, और तुर्कों में पहला बड़ा नाम जो सामने आता है वो है सुबुक्तगीन। उसने अपना बेस बनाया अफगानिस्तान के गजनी शहर में और यहीं से भारत पर हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो पहले के हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। सुबुक्तगीन ने तो बस एक रास्ता खोला था, लेकिन उस रास्ते पर जो तूफान बनकर आया वो था उसका बेटा महमूद गजनवी। इतिहास उसे एक ऐसे हमलावर के तौर पर याद करता है जिसने भारत पर लगातार हमले किए। चलिए अब गजनवी की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत को अपना निशाना बनाया। पर एक मिनट, उसका मकसद क्या था? जैसा कि ये नोट्स बताते हैं, उसका इरादा मोहम्मद बिन कासिम से एकदम अलग था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। महमूद गजनवी को भारत में राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ के मंदिरों और शहरों में जो बेहिसाब दौलत जमा है उसे लूटना और अपने साथ गजनी ले जाना। तो उसने ये कितनी बार किया होगा? 1 बार, 2 बार? नहीं, पूरे 17 बार। जी हाँ, उसने भारत पर कुल 17 बार हमला किया। सोचिए, ये नंबर ही उसके इरादों के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन इन 17 हमलों में से एक हमला ऐसा था जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया। ये था उसका 16वां हमला जो उसने 1025 ईस्वी में गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया। वो मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं था बल्कि सोने चांदी और हीरो का खजाना था। और इस हमले को गजनवी के लालच का पीक माना जाता है। अपने कामों को सही ठहराने के लिए या कहिए अपनी एक पहचान बनाने के लिए महमूद गजनवी ने कुछ उपाधियां, कुछ टाइटल्स भी अपनाए थे। और ये टाइटल्स उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उसने खुद को एक टाइटल दिया, बुत शिकन। इसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी सोच का प्रतीक था। वो जहां भी जाता मंदिरों को निशाना बनाता और मूर्तियों को तोड़ देता था। तो ठीक है, ये हमले हुए, लूटपाट हुई, पर इसका नतीजा क्या निकला? इन शुरुआती हमलों की लेगेसी क्या थी? चलिए अब जरा इसको समझते हैं। तो समझिए, कासिम और गजनवी के हमलों ने क्या किया? उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं को बहुत कमजोर कर दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि यहाँ की दौलत को लूटना मुमकिन है। और अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसे हमलावर के लिए जमीन तैयार कर दी जिसके इरादे सिर्फ लूटपाट नहीं थे, वो तो भारत पर कब्जा करना चाहता था और उसका नाम था मोहम्मद गोरी।
तो देखा आपने कैसे एक टैक्स और लूट से शुरू हुई कहानी आगे चलकर पूरे के पूरे साम्राज्यों की नींव बन गई। सोचने वाली बात तो ये है कि इन शुरुआती हमलों ने आने वाली सदियों के लिए भारत की किस्मत को आखिर किस तरह से तय किया, इस पर विचार जरूर कीजिए। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे एक आक्रमणकारी की सोच ने एक पूरे साम्राज्य की नींव डाल दी। देखिए, ये जो नोट्स है ना, ये असल में 712 से 1206 ईस्वी के बीच जो भी उथल पुथल हुई उसका एक तरह से पूरा खाका खींचते हैं। तो हम इन्हीं को अपना गाइड बनाकर कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर एक नए युग की शुरुआत हुई कैसे। तो पहला सवाल यही उठता है कि भारत पर ये नई नजर आखिर थी किसकी? ये जो शुरुआती आक्रमणकारी थे, कौन थे ये लोग? और सबसे जरूरी बात, वो चाहते क्या थे? चलिए उनके असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत पर हमलों का एक सिलसिला सा चल पड़ा था। पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर सुबुक्तगीन और उसके बाद महमूद गजनवी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब मोहम्मद गौरी की एंट्री हुई, क्योंकि गौरी के आने से खेल के नियम बदलने वाले थे। उसका मकसद बाकियों से बिल्कुल अलग था और यही सबसे बड़ा फर्क था। जैसा कि इन नोट्स में भी साफ साफ लिखा है, गौरी का मकसद सिर्फ लूटपाट करना था ही नहीं, उसका एक ही लक्ष्य था, भारत में एक परमानेंट, एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य बनाना। और बस इसी एक इरादे ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने टकराने वाली थीं। ये वो टकराव था जिसे हम तराइन की दो बड़ी लड़ाइयों के नाम से जानते हैं। वो लड़ाइयां जिन्होंने उत्तर भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। सोचिए, मैदान जंग में दो महाशक्तियां खड़ी थीं। एक तरफ था मोहम्मद गौरी, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान में एक साम्राज्य बनाने का सपना था, और दूसरी तरफ अपनी धरती की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े थे पृथ्वीराज चौहान। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनिया, दो विचारधाराओं का टकराव था। मगर इस सीधी टक्कर के पीछे भी एक और कहानी चल रही थी, आपसी फूट की कहानी। ये नोट्स भी कन्नौज के जयचंद की भूमिका की तरफ एक इशारा करते हैं और कहते हैं ना, जब घर में ही दरार पड़ जाए तो बाहर वालों को तो रास्ता मिल ही जाता है। और फिर वो ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई। साल था 1191, तराइन की पहली लड़ाई। नतीजा, पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत। गौरी इतनी बुरी तरह हारा कि उसे लौटना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक एक साल बाद 1192 में गौरी वापस आया। इस बार वो ज्यादा तैयारी, ज्यादा ताकत और एक नई रणनीति के साथ लौटा था। और इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका था। पृथ्वीराज चौहान हार गए। तराइन की ये जो जीत थी ना, ये अंत नहीं था। ये तो गौरी के उस साम्राज्य की बस शुरुआत थी जिसका वो सपना देख रहा था। दिल्ली तो अब उसके कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें अब आगे देख रही थी। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद गौरी की सेनाओं का रुख हुआ पूरब की ओर। अब निशाना थे कन्नौज और बंगाल जैसे उस वक्त के शक्तिशाली राज्य। साफ था, ये विजय रथ अब रुकने वाला नहीं था। और फिर आया साल 1194। आयरनी देखिए, गौरी ने अब उसी जयचंद को चंदावर की लड़ाई में हरा दिया। इस जीत के बाद तो उत्तर भारत में उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन इस जीत और विस्तार की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इन नोट्स में एक बहुत ही दुखद घटना का जिक्र है। गौरी के एक सेनापति ने बंगाल तक अभियान चलाया और रास्ते में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। सोचिए, उस समय दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों में से एक था नालंदा। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये सदियों पुरानी ज्ञान की परंपरा का विनाश था। अब आते हैं गौरी की कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह हिस्सा लड़ाइयों का नहीं, बल्कि शासन करने के उसके अनोखे तरीके का है। यह सिर्फ जीत हासिल करने के बारे में नहीं था, यह एक पूरा सिस्टम बनाने के बारे में था। गौरी का सबसे बड़ा हथियार वो थी उसकी मामलूक प्रणाली। अब ये मामलूक कौन थे? देखिए, ये सिर्फ गुलाम नहीं थे, ये खास तौर पर चुने गए सैन्य कमांडर होते थे, जिन्हें बचपन से ही एक मकसद के लिए तैयार किया जाता था, ट्रेनिंग और वफादारी। इनकी किस्मत सीधे सीधे इनके मालिक से जुड़ी होती थी। और गौरी ने इस रिश्ते को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया। वो अपने सबसे काबिल गुलामों को गुलाम नहीं बल्कि अपना बेटा मानता था। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी उस समय में। और इसी सोच के दम पर वो हजारों मील दूर बैठकर भी अपने इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रख पाता था। और इन सभी बेटों में एक नाम सबसे खास था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो गौरी का सबसे पसंदीदा, सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति था।
और यही वो शख्स है जो आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हमारी ये कहानी पहुंचती है अपने अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो बात है साल 1206 की। मोहम्मद गौरी ने भारत से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने जीते हुए सारे इलाके अपने उन्हीं वफादार बेटों यानी गुलाम सेनापतियों में बांट दिए। और दिल्ली की जिम्मेदारी किसे मिली? जाहिर है उसके सबसे भरोसेमंद कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के बस इसी एक फैसले ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। एक बिल्कुल नया, एक आजाद साम्राज्य। और इसे स्थापित करने वाला कौन था? गौरी का ही वो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कोई छोटी मोटी शुरुआत नहीं थी। ऐबक के गुलाम वंश से जो सल्तनत शुरू हुई वो अगले कई सौ सालों तक चली। और इस दौरान दिल्ली ने एक के बाद एक कुल 5 अलग अलग राजवंशों का शासन देखा। अगर कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली सल्तनत ने पूरे 320 सालों तक राज किया, 1206 से लेकर 1526 तक। और ये सब मुमकिन हुआ मोहम्मद गौरी के उस एक फैसले और उसकी उस अनोखी मामलुक प्रणाली की वजह से। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर कैसे एक आक्रमणकारी का मकसद एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद बन गया जो सदियों तक चलता रहा? शायद इतिहास ऐसे ही बनता है, अप्रत्याशित मोड़ों से, जहां किसी एक इंसान का इरादा पूरे मुल्क की तकदीर लिख देता है।